तो दोस्तों, यदि आप ही 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब साहित्यिक हिंदी का एक ऐसे मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्यारे बच्चों 18 फरवरी को सेम यही पेपर आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों 100% गारंटी लेता हूँ कि सर यही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को सेम यही पेपर आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि प्यारे बच्चों यह पेपर नहीं आया तो यहाँ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी को जो कहना हो कह दीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार विश्वास करके मेरे पर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यह पेपर 100% आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते जो पेपर कोड है वो 301 MX है। मेरे प्यारे बच्चों सेम यही पेपर कोड आप सब ध्यान रखिए कि यही पेपर कोड आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक होगा और 100 नंबर को होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या करा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा निर्देश यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ठीक है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आइए यहाँ पर हम सब खंड क के क्वेश्चन को हल करते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन यानी पूरा पेपर ही आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है वाग्धारा, बी है कल्पलता और सी है कल्पवृक्ष और डी है पूर्वोदय। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पूर्वोदय है ये वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल जी का क्या है, निबंध नहीं है। बात करें प्यारे बच्चों किसका निबंध है तो प्यारे बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, कराए कि दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों जयंत कुमार, बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी है हरिशंकर परसाई और डी है प्यारे बच्चों यहाँ पर उपेंद्रनाथ अस्कर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी क्या है, दीप जले शंख बजे संस्मरण के क्या है, लेखक हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों उनका जो उपन्यास है अनाम दास को पोथा, यानी हजारी प्रसाद जी के अनाम दास के पोथा जो निबंध है उसे रैक आख्यान भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कराए कि भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी और सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी पंडित दीनदयाल जी ने इसका लेखक है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करा यहाँ पर कि इनमें से प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों यहाँ पर अंत में और बी है वैचारिकी और सी है मिशन इंडिया, डी है मंदाकिनी। तो मेरे प्यारे बच्चों उनका ग्रंथ कौन सा है, प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी का। तो यहाँ पर वैचारिकी क्या है, इनका क्या है, प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी का क्या है, एक ग्रंथ है। इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवित्री संकलन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए जो अज्ञेय हैं उन्होंने चार सप्तक का क्या क्या प्रकाशन किया है और उसमें से कहा है कि किस तार सप्तक में कोई कवित्री संकलन नहीं है, यानी कोई भी संकलन यानी कोई भी जो कवित्री हैं वो क्या है, रचना नहीं की हैं। तो प्यारे बच्चों उनका जो तार सप्तक है यानी जो पहला तार सप्तक है उसमें प्यारे बच्चों कोई भी कवित्री क्या है, संकलन नहीं की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा, बी है कलकासी और सी है सरयू पार की यात्रा और डी है यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रेम प्रलाप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कलकासी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हरिओज जी द्वारा लिखित परिजात काव्य प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों जो हरिओज जी हैं उनका जो परिजात काव्य है वो प्यारे बच्चों पूरे 15 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में, 15 सर्गों में विभाजित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें मैथिली शरणागुप्त की रचना है। तो प्यारे बच्चों चित्राधार जो है ये मैथिली शरणागुप्त की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से 10वां यहाँ पर हमसे क्यों करा है
कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इसी पर क्या है जो सच्चिदानंद जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर तैयार करके जाना है। सेम यही क्वेश्चन आंसर के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। तो आप सब इस पूरे पेपर को हल करके जरूर जाइएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं अभी आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या करा है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यवहार है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह शोभा और सुकुम का भार लेकर प्रवेश करता है। वह पहले कहाँ था, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाक मुसलमानी संतान की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मनोहर पुष्प के साहित्य सिंहासन के चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, परंतु उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप देखिए आपसे गद्यांश दिया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बार बार दिया गया है, यहाँ पर पुष्प आ रहा है और यहाँ पर अशोक आ रहा है इस गद्यांश को पढ़ने से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जाहिर सी बात है कि जो गद्यांश है अशोक के फूल का से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों उसके क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और क्या कि लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम इसका क्या है, अशोक के फूल है, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है और उसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। इस तरीके से आप हल करते हैं प्यारे बच्चों, आपको गद्यांश से पूरे 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के पेपर में ये जो गद्यांश दिया गया है इसी गद्यांश के कहीं भी, इसी गद्यांश में कहीं भी इस तरीके से क्या है पाई खींचा रहेगा, इसी को रेखांकित अंश कहते हैं। तो मैं आप सभी को क्या कर रहा हूँ, पूरा गद्यांश का व्याख्या कर रहा हूँ। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इतना का किया रहे, अंडरलाइन क्या रहे, तो आप लोग इतने ही लाइन का क्या कीजिए अपने शब्दों में व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या कैसे लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य का वांग्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प के सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा अनेक पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप को रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक का फूल कालिदास के महाकाव्य के किस भांति का शोभा पाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे कि अशोक का फूल यानी अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य के नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन के बारे में उतार फेंका गया। तो लिखेंगे आप उत्तर कि अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ साहित्य के सिंहासन के से चुपचाप क्या किया गया, उतार दिया गया। आगे लिखेंगे यहाँ पर पांचवा वाला क्वेश्चन कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। लिखेंगे कि लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के फूल के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सबको गद्यांश को हल करके आना है। प्यारे बच्चों, आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं या फिर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अभी आप सबको बताने वाला हूँ इसका PDF कहाँ मिलेगा आप सबको, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए पद्यांश का कहा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तुम हे अस्थिशेष तुम अस्थहीन तुम शुद्ध शुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, ठीक है। आगे है यहाँ पर कि आधार अमर होगी जिस पर भाव की संस्कृति समसीन। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपसे यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है और इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम यानी कवि का नाम लिखिए।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है कि शीर्षक का नाम इसका क्या है, इसके पाठ का नाम क्या है, बापू के प्रति, ठीक है। और कवि का नाम क्या है प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदम पंत, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अर्थ की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि हे बापू, जैसी जीवन मुक्त योगियों की दशा होती है वैसी ही दशा आपकी भी है। तुम में मानव जीवन की पूर्णता निहित है जिसमें विश्व की समस्या समस्त आसरता लीन हो जाएगी। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि आशा यह है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपना खोखलापन दूर करके मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करेगा। तुम जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हो वे अमर हैं, शाश्वत हैं, इसलिए भविष्य में की मानव संस्कृति को तुम्हारे आदेशों पर खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके से आप उसका व्याख्या करके आना है। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन हड्डियों की ढांचा मात्र प्रतीत होता है। तो लिखेंगे कि गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। चौथा कह रहा है कि गांधी जी को कवि के चीर पुराण और चीर नमी क्यों कहा है। तो लिखेंगे कि गांधी जी को शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा और आत्म रूप होने के कारण कवि ने चीर पुराण और चीर नवीन कहा है। आगे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है पांचवा क्वेश्चन के गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि गांधी जी के आदेशों पर भविष्य में मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए आपको पद्यांश को हल करना है। यहाँ पर अथवा में दिया गया है एक पद्यांश, जिस प्रकार मैंने उस पद्यांश को बताया है सेम इसी प्रकार आपको इस पद्यांश को भी हल करके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखा का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है। पहला है हरिशंकर परसाई और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा यहाँ पर क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। अब प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन देखिए इनमें से देखिए कोई 3 दिया गया है और इनमें से कोई आपसे को एक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये प्यारे बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैं इन्हीं का यहाँ पर देखिए लिख कर लाया हूँ। कैसे लिखना है आपसे उनका जीवन परिचय। लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1904 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी श्री ज्योतिष और संस्कृति के प्रगाढ़ पंडित थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। आगे लिखेंगे कि इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक और के रूप में कार्यरत रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। आगे यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कहा है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ जो अकादमी के क्या है अध्यक्ष रहे। इसके बाद हिंदी साहित्य के सम्मेलन के प्रयाग के सभापति रहे और सन 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। प्यारे बच्चों इस तरीके से आपसे उनका जीवन परिचय लिखते हुए आपसे क्या करना है रचनाओं को लिखना है। तो रचना आप ही डाल लेंगे, उसमें लिखेंगे कि बाल भट्ट की आत्मकथा लिख देंगे, पूर्वोदय लिख देंगे, अनाम दास का पोथा लिख देंगे। ये 2-4 रचनाएं ऐसे क्या करना होगा लिख कराना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ख वाला कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 कवि हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद जी का बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या किया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इनका जीवन परिचय स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट डाउन कर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको डायरेक्ट याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सभी को इसे याद ही करना पड़ेगा। तो आप सब क्या कीजिए इसे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की कथा लिखिए, यानी कहानी लिखिए
अजापी अथवा कराए कि बहादुर कहानी यानी पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखी। तो मैं यहाँ पर आप सभी को पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु बताने वाला हूँ। लिखेंगे कि बहादुर का पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से यह शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इसी कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि एक दिन रामनवमी के मेले में से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद के लाते हैं। जो पैसे बच जाते हैं उसे पूजा पाठ की सामग्री खरीद लेते हैं। सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं प्यारे बच्चों वो क्या है पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। तो देखिए 80 शब्दों में बोला था तो आप सभी को 80 शब्दों में इतना ही लिख कर आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर PDF पढ़ा जाते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से प्यारे बच्चों आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। 7वां क्वेश्चन है कि स्वप्नित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों जो खंडकाव्य होता है वो अलग अलग जिले में यानी अलग अलग चलता है। तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग इस खंडकाव्य को तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये खंडकाव्य यानी ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि फिक्स टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये एकदम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसे आप सबको तैयार कर लेना है। अब यहाँ आता है आप सभी का खंड ख आता है जो कि यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक गद्यांश जाएगा संस्कृत का। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे संदर्भ कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप को इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। अब आप इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे और लिखेंगे इसमें कि संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित और व्यवस्थित है। उसकी गद्य और पद्य दोनों रचनाओं में ललित भावबोध को समझाने वाली अद्वितीय क्षमता और श्रवण माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती है। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचन और संस्कृत साहित्य से मिलता है वैसा अत्यंत कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित भाव, क्षमा अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। प्यारे बच्चों हिंदी में अनुवाद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है। अब जाइए हमारे चैनल पर, यदि आपको संस्कृत में अनुवाद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जाइए वहाँ पर। मैंने एक वीडियो में ट्रिक बताया है कि आप कैसे संस्कृत में अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8वां का ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 श्लोक थे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ आसवान दिया गया है। तो दोनों में से किसी एक का आपसे क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो जैसे यहाँ पर एक उदित स्तविता ताम अस्ताम अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक उदित माने उदित होने समय, सविता माने सुबह, ताम अस्ताम माने लाल होता है, अस्तमेत च माने और उदित और अस्त होने के समय, संपत्तौ माने सुख में, च माने और, विपत्तौ माने दुख में, च माने और, महताम एक रूपता माने महान लोग एक समान होते हैं। यानी कहने का मतलब हिंदी में अनुवाद करेंगे कि सूर्य उदित होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। सेम इसी प्रकार सुख और दुख में महान लोग भी एक समान होते हैं। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप सबको संस्कृत के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आंसर प्यारे बच्चों किन्हीं 2 का आंसर आप सभी को इसका संस्कृत में ही देना है। ठीक है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन करा है कि वीर रस अथवा करुण के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा लिखिए। तो 10वां क्वेश्चन जो है बच्चों आप सभी का रस अलंकार से है। तो देखिए रस अलंकार मैंने एक वीडियो बना दिया है 10 मिनट की वीडियो में प्यारे बच्चों हमने पूरी रस पूरी छंद और पूरे अलंकार को समाप्त किया है। आप जाइए वहाँ पर उस वीडियो को देखिए। यदि आप उसका वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर जाइए और रस अलंकार को देख कर वहाँ पर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है
कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी के पास 4 निबंध दिए गए हैं, चारों को आप सभी को तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी निबंध नहीं आएगा, ठीक है। बराबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पुनर्मते का संधि विच्छेद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख पुनर्धन रमते, यही क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कशित का संधि रूप क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कशित का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये संधि विच्छेद रूप होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है तीसरा वाला क्वेश्चन कि वृद्धि का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर का है वृद्धन ध, ये क्या है, वृद्ध का संधि विच्छेद है। आगे यहाँ पर है ख का पहला कि महाजन्मे समास कौन सा है। तो प्यारे बच्चों महा, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा महाधन जन, ठीक है। क्योंकि महा का मतलब होता है महान और जन का मतलब होता है लोग, तो महाजन का मतलब होता है महान लोग। तो देखिए जो महा है ये क्या है, गुण को उतार रहा है, तो इसमें तो समास होगा प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है कि तिछोड़म यानी शीतोछड़म में समास कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। 13वां वाला क्वेश्चन करा है कि धिमती शब्द में प्रत्यय कौन सा है। प्यारे बच्चों यहाँ पर त्व जो शब्द जो है ये धिमती शब्द का क्या है, प्रत्यय है। अगला यहाँ पर है कि प्रभुत्वम, क्या करा है, प्रभुत्वम शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो त्व है ये क्या है, प्रभुत्व में प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति और संबंधित नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका विभक्ति बताना है और यहाँ पर इसका नियम का भी उल्लेख कर देना है। बात करते हैं तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है पत्र से संबंधित करा है कि पेयजल अधिकारी को एक पत्र लिखी है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। तो यहाँ पर आपके पास 2 निबंध दिए, 2 पद दिए गए हैं, दोनों को तैयार कर लेना है। यहाँ मैं एक को अपने हिसाब से बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में पेयजल अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आप यहाँ विषय लिखेंगे काले पेन से कि अनियमित रूप से पेयजल प्राप्त होने की शिकायत करेंगे विषय में, और यहाँ पर लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं नगर वार्ड संख्या 5 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेयजल की आपूर्ति अनियमित रूप से की जा रही है। कभी 2-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिससे स्थानीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे लिखेंगे कि पानी की कमी के कारण बच्चों, वृद्धों एवं महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई बार दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है जो रोगों को जन्म दे सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि आप हमारे क्षेत्र में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। यहाँ पर देखिए आरसी के पास यहाँ पर लिखेंगे अंतिम में धन्यवाद, और भौदी में लिखेंगे प्रमोद या फिर अपना कोई नाम डाल देंगे या फिर क ख लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नगर निवासी अपने गांव का नाम लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में पत्र लिख कर आना है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर इस पेपर का PDF मैं दे दिया हूँ, जाइए वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरीके से हल कर लीजिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।